हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं उमा बैजंती पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने 6-7 के लिए एक वीडियो बना ही दी है जिसमें हम लोगों ने साइंस के डिफिनीशन वगैरह के बारे में पढ़ा था और एक इंट्रोड्यूसरी वीडियो बनाया था 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। दोनों वीडियो आप लोग देख चुके हैं, मैं देख भी रहा था उसे, बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा है उसे। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको भी आप लोग सॉल्व करिए, ये सबसे बेहतर रहेगा। आज की जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास 7 के लिए होगी। अगर आप 6 में पास आउट हो चुके हैं, 7 में जा रहे हैं, तो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर आपको देखना पड़ेगा वो होगा टिश्यू। ये पहला चैप्टर है बायोलॉजी की बुक में, तो इसी को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं आपको इसी के बारे में कुछ समझाऊंगा कि बेसिकली टिश्यू है क्या। आप सेल के बारे में तो जान ही गए हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी, क्यों होती थी, ये सब बातें भी हम लोगों ने पीछे के वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। अगर आप आज ही जुड़ रहे हैं, इस पहले वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, तो पीछे की वीडियोस को भी जाके अपना आप 1 बाय 1 करके ऑब्जर्व कर लीजिए, ताकि जो भी बातें मैं पिछले वीडियोस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कोई समस्या आपको आए ना। खैर चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली टिश्यू है क्या। तो टिश्यू क्या होता है बेटा? टिश्यू है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स having common function and origin. This is the definition of tissue. टिश्यू की ये definition, ये परिभाषा है बच्चे। क्या definition हो गई इसकी? A group of similar और dissimilar type of cells having common function and origin. इसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो अभी हिंदी में समझ लीजिए आप लोग कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, यानी कि एक जैसी या अलग अलग दिखने वाली कोशिकाओं। तो इसका सिमिलर और डिसिमिलर का मतलब कि जो ग्रुप है, जो पूरा समूह है सेल का, उसमें ये हो सकता है कि सारी की सारी सेल ओवल हो या सारी की सारी सेल इलॉन्गेटेड हो। माने हो सकता है कि सारी जो सेल्स हैं ग्रुप में दे हैव कॉमन शेप, उनका शेप एक जैसा भी हो सकता है, या जो सेल्स का ग्रुप है उसमें एक सेल ओवल हो गई, एक सेल पेंटागोनल हो गई, एक सेल स्क्वायर हो गई, एक सेल इलॉन्गेटेड हो गई। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। देयर इज 2 काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, 2 तरीके की संभावनाएं हैं। पहला कि जो कोशिका का पूरा समूह होगा दे आर मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं से या तो मिलके बना होगा, या तो उस पूरे ग्रुप की जो सेल्स होंगी दे आर हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज, उनका आकार और उनकी आकृति अलग हो सकती है। तो पहले इतने से जो हम लोगों ने टर्म लिखा है उसका मतलब हो गया कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारी की सारी सेल एक ही जैसे शेप की हो सकती हैं, या उस ग्रुप में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं उनका शेप अलग अलग हो सकता है। और इसके अलावा हैविंग कॉमन फंक्शन, लेकिन चाहे वो एक जैसी हो चाहे वो अलग अलग दिखती हो, लेकिन दोनों में एक जो चीज कॉमन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि दे हैव कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन का मतलब कि इस ग्रुप की ये जो चारों सेल हैं या इस ग्रुप की ये जो चारों सेल्स हैं, इनको मिलकर कोई एक ही काम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि प्लांट में वाटर और मिनरल्स जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, अब उसको ऊपर लेके जाना है लीफ के पास, तो इस ग्रुप की जो चारों सेल्स हैं, ये चारों का शेप आप अलग देख रहे हो, लेकिन इन चारों को हम टिश्यू तभी बोल पाएंगे जब ये चारों मिलकर पानी और वो मिनरल्स को, वाटर को ऊपर लेके जाए। अगर इनमें से 4 में से कोई एक सेल अपना काम बदल देगी, कोई दूसरा काम करने लगेगी, तो हम उसको सेल नहीं बोलेंगे। माने कि क्या होना चाहिए कि ग्रुप में जो सेल्स होंगी दे माइट हैव द सिमिलर शेप, सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका शेप एक जैसा होना चाहिए, हो सकता है अलग अलग शेप हो सकता है, बट दे हैव टू फॉलो द फर्स्ट रूल। इनको पहला नियम जो पालन करना पड़ेगा वो क्या होगा कि दे हैव द कॉमन फंक्शन, उनका काम एक जैसा होना चाहिए, मिलकर वो एक काम करेंगी। एंड द सेकेंड रूल दैट इज इंपॉर्टेंट कि क्या होना चाहिए, दे हैव द कॉमन ओरिजिन, और उनकी ओरिजिन भी कैसी होनी चाहिए, कॉमन, यानी कि वो एक ही सेल के डिवीजन से बनी होंगी। मतलब कोई एक सेल है
उसी ने डिवीजन किया, 2 सेल बनी, इन्होंने फिर से डिवीजन किया तो ये 4 सेल बन गई, इनमें फिर से डिवीजन हुआ, तो ऐसे ही तो जो पूरा ग्रुप होगा वो एक ही सेल के डिवीजन से बना हुआ होगा। तो टिश्यू के बारे में हम 3-4 बातें समझ गए। वो क्या समझा हम लोगों ने कि कोई भी किसी भी प्लांट या एनिमल में पाया जाने वाला एक जैसा या अलग अलग जैसी दिखने वाली सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें सारी की सारी जो सेल्स होंगी उस ग्रुप की वो मिलकर एक ही काम करेंगी, और वो एक ही सेल से अगर ओरिजिनेट होंगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब उस स्ट्रक्चर को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोल देंगे, टिश्यू, यानी कि समझ गए आप लोग। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपको ये बात कि टिश्यू होता क्या है, सेल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसकी डेफिनेशन भी आप जान गए कि ऐसा सेल का ग्रुप जिसमें सारी की सारी सेल्स जो हैं वो एक जैसी अलग अलग शेप की हो सकती हैं, लेकिन उन्हें एक साथ एक काम करना पड़ेगा और उसके अलावा उनकी ओरिजिन भी एक ही सेल से हुई होगी। अब देखिए, चूंकि पूरा जो यूनिवर्स है उसमें 2 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग जान ही रहे हैं। पहले एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर द प्लांट्स, और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है, एनिमल्स का है। तो और इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, आप जानते भी हो। तो 2 तरीके के इंडिविजुअल्स है, 2 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट है और एनिमल है। इस नाते जो जितनी भी टाइप की टिश्यूज पाई जाती हैं दे आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके की सेल्स पूरे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। तो जो टिश्यूज प्लांट में पाई जाएंगी, प्लांट्स के अंदर, दे विल बी द प्लांट टिश्यू, उन्हें हम लोग प्लांट टिश्यू बोलेंगे। और जो एनिमल्स में पाई जाएंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल टिश्यू। यानी कि ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज on the basis of in which kind of living organism they are present. If they are present in the plant body, they will be considered as the plant tissue, and if they are present in the body of animals, for example in our body, they will be considered as the animal tissue. अब इसमें क्या डिफरेंस होता है प्लांट टिश्यूज में, एनिमल टिश्यू में, 1-2 बातें मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, जो प्लांट्स में टिश्यूज पाई जाती हैं, जो प्लांट है दे आर बॉडीज वेरी सिंप्लीफाइड, उनका शरीर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल होता है। इस नाते प्लांट में जो टिश्यूज पाई जाती हैं दे आर सिंपल, ये सरल साधारण होती हैं। और अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो दे आर टिश्यूज आर द कॉम्प्लेक्स। तो एनिमल बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और प्लांट्स में जो टिश्यू पाया जाता है, जो ऊतक पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। दूसरी चीज जो एक और डिफरेंस आप जानते रहिए कि प्लांट्स में हम लोगों ने एक कैरेक्टर पढ़ा है, अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो देयर इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी दैट दे रिमेन इन ग्रोइंग स्टेट थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जीवन भर के दौरान कभी भी उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, मतलब उनके ग्रोथ की सीजिंग चेकिंग नहीं होती, वो नहीं रुकते हैं। इस नाते द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स आर ऑलवेज इन द ग्रोइंग स्टेज, ठीक ना। तो जो प्लांट में टिश्यू पाया जाता है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एनिमल्स की, तो एनिमल में आप जानते हो कि दे आल्सो हैव द ग्रोइंग कैपेसिटी, उनमें भी ग्रोथ की संभावना होती है, वो बड़े होते हैं, बट देयर ग्रोथ विल ऑटोमेटिकली बी चेक्ड आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन एज। लेकिन एनिमल की जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद रुक जाती है। इस नाते इनमें जो एनिमल्स में टिश्यू पाई जाती है देयर ग्रोथ इज चेक्ड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद एनिमल्स में पाई जाने वाली जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो जीवन भर हमेशा चलती रहती है। तो 2 बहुत ही साधारण सी बात हम लोग जान गए हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के कंसिडरेशन में, कि प्लांट टिश्यू सिंपल है और वो ग्रोइंग स्टेज में रहती है थ्रू आउट द लाइफ, और जबकि जो एनिमल टिश्यू है दे आर द कॉम्प्लेक्स वन, वो जटिल होती हैं, एंड देयर ग्रोथ विल चेक विल सीजेस आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट और एनिमल टिश्यू। अभी आज के स्पेसिफिक क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली प्लांट टिश्यू के बारे में ही बताऊंगा। अगर हम लोग दोनों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए आज हम लोग स्पेशली प्लांट टिश्यूज के बारे में ही देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जाना कि द टिश्यूज द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी having common origin and function that will be the plant tissue। पौधों के शरीर में
समान या असमान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह जो एक ही कोशिका के विभाजन से, एक ही कोशिका के डिवीजन से बनेगा और जो मिलकर एक ही जैसा काम करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू। तो चलिए अब प्लांट टिश्यू जो इतना है, इसमें भी अब ये एक सिंपल सी प्लांट बॉडी, भले ही सिंपल हो, लेकिन प्लांट में टिश्यू तो बहुत सारे टाइप के पाए जा सकते हैं। इस नाते प्लांट जो भी है, जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें जितना टिश्यू पाया जाता है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिंपलेस्ट कैटेगरी। उनको हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। कितने ग्रुप में बांटेंगे? प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू को हम कितनी कैटेगरी में बांटेंगे? दो। पहला कौन सा ग्रुप होगा बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला ग्रुप कौन सा होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है कि द टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी विच हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। हम मतलब डिवीजन का जो ये कैटेगरी बांट रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन कैपेसिटी। प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यूज के डिवीजन कैपेसिटी के आधार पर उसके विभाजित होने की, नई कोशिकाएं, नए ऊतकों को उसमें बनाने की क्षमता के आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। तो हम इसको दो कैटेगरी में बांट देंगे। पहला, प्लांट में पाए जाने वाला वो टिश्यू विच हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। पौधों में पाए जाने वाले वो ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, नए कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होती है, उनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, या हिंदी में इसे बोला जाता है क्या? विभाज्य ऊतक। ओके, तो ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्य ऊतक। और अब दूसरा वाला पढ़ेंगे, द सेकेंड विल बी द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है अस्थायी ऊतक। अगर ऊतक दो तरीके के हैं और एक में विभाजन की क्षमता थी, तो जब दूसरा वाला है तो इसमें क्या हो गई? डज नॉट हैव क्या? कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। यानी कि प्लांट में पाया जाने वाला वो टिश्यू जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है, माने उसमें 4 कोशिका का ग्रुप बन गया, वो टिश्यू बन गई, अब उसकी सेल डिवीजन करके नया और टिश्यू नहीं बना पाएंगे। तो अगर वो प्लांट में पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं वो फर्दर डिवाइड कर करके नई टिश्यूज बनाती जाएं, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती रहे, पौधा लंबा होता रहे, नई पत्तियां आती रहे, नई ब्रांचेज बनती रहें, तो जिनमें डिवीजन की ये सब कैपेसिटी पाई जाएगी, दैट विल बी द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसको हम लोग बोलेंगे विभाज्योतक। और प्लांट में पाए जाने वाले वो टिश्यूज, वो सारे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती ही नहीं है, जो नए टिश्यूज को नहीं बना सकती, नहीं सिंथेसाइज कर सकती, उन्हें हम लोग परमानेंट टिश्यू या क्या बोलते हैं? अस्थायी। तो समझ में आ गई बात। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एकदम ऐसा तो है नहीं कि बस ये इतने में ही डिवीजन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसको आगे फिर से हम लोग अपनी स्टडी के लिए और ज्यादा करेंगे, क्या? इसको और डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर आप चले जाओगे हायर क्लासेज में तो इसका डिवीजन 4 तरीके से हो सकता है, लेकिन अभी आप हैं 7th क्लास में, तो इस नाते मैं 4 तरीके के डिवीजन आपको बताऊंगा नहीं। बस हम लोग एक बहुत सिंपल सा डिवीजन पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में टिश्यू का लोकेशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है, कौन सी जगह पर वो है, इसके बेसिस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हम लोग आगे 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। कितने ग्रुप में बांट सकते हैं? 3 ग्रुप्स में। पहला कौन सा होगा बेटा आपका? पहला हो गया एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल माने एपिक्स यानी कि शीर्ष, तो हिंदी में इसको बोला जाता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक माने क्या हो गया? ये द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। पौधों में पाया जाने वाला वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो विभाजन करने में सक्षम ऊतक जो प्लांट में कहां पर? एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, यानी कि तने और जड़ के एपेक्स पर, शीर्ष पर, टिप पर जो विभाजनशील ऊतक पाया जाएगा, दैट विल बी द एपिकल मेरिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्षस्थ विभाज्योतक। अब इसकी वजह से क्या हो गया? अगर ये प्लांट है एक, ये इसकी लीव्स हो गई, ठीक ना, ये इसका रूट हो गया, ये इनसाइड द सॉइल,
और ये इसका ग्रोइंग पोर्शन हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई टिश्यू पाया गया और इसके इस पोर्शन पे जो टिश्यू पाया गया ये वाला और ये वाला, दैट विल बी द एपिकल मेरिस्टम। इसको हम लोगों ने शीर्षस्थ विभाज्योतक कह दिया। तो इसकी क्वालिटी क्या हो गई, इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये जो सूट के टिप पर पाया गया इसकी वजह से पौधा ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, और जो रूट पे पाया गया इसकी वजह से पौधा नीचे की ओर बढ़ता चला गया। तो एपिकल मेरिस्टम या शीर्षस्थ विभाज्योतक पौधे में रूट के टिप पर और सूट के टिप पर पाए जाने वाले ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं जिनके कॉन्टिन्यूअस डिवीजन की वजह से प्लांट के सूट में, स्टेम में और रूट में क्या होता है, एक ग्रोथ होती है, लंबाई में वो बढ़ते रहते हैं। समझ गए? अब देखिए एपिकल के बाद दूसरा आ गया, एपिकल के बारे में आप जान गए। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, क्या दूसरा जो होता है वो है लैटरल मेरिस्टम। दूसरा लैटरल मेरिस्टम, या इसे लैटरल मतलब अगल बगल, तो इसको बोलेंगे पार्श्व विभाज्योतक, ठीक ना। तो पार्श्व विभाज्योतक का मतलब क्या हो गया कि द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ प्लांट पार्ट्स सच एज स्टेम। स्टेम के कहां पर, किनारों पर, साइड्स में पाया जाने वाला, जैसे अगर ये मैं एक ट्रांसफर सेक्शन आपके लिए बना दूं, ये हो गया ट्रांसफर सेक्शन किसी स्टेम का, ठीक ना। तो ये ट्रांसफर सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला पोर्शन किनारा, जैसे ये उंगली हो गई, इसको ऐसे कट करने पे ये किनारे हो गए ना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर और यहाँ पर, इन किनारों पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टम या पार्श्व विभाज्योतक। अब जब यहाँ की सेल्स डिवीजन करेंगी तो इसके डिवीजन से छोटा सा एक बड निकलेगा, और यही बड अल्टीमेटली डेवलप करके या तो ब्रांच बना लेगा, या तो क्या बना लेगा, या तो लीव्स बना लेगा। और प्लांट जब एक निश्चित लंबाई को प्राप्त कर लेता है तो प्लांट क्या होता है, चौड़ाई में बढ़ने लगता है, और प्लांट में की चौड़ाई में, गर्थ में होने वाले इंक्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। और प्लांट में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट विल बी द लैटरल। समझ गए आप लोग? चलिए, तो ये दो तरीके का हो गया। अब हम लोग तीसरे की ओर बढ़ते हैं, और ये जो तीसरा वाला होता है उसको एक तीसरा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम को हिंदी में बोलते हैं, इसे बोला जाता है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। आप जरा सा इसको जाने से पहले एक चीज और जान लीजिए। आपने अभी अभी गेहूं के पौधों को देखा ही होगा। हमने देखा होगा कि गेहूं का जो पौधा होता है इसमें एक ऐसा स्मूथ सा पोर्शन आएगा, फिर एक छोटी सी ऐसे एक उभार होगा, एक गांठ जिसको बोलते हैं, फिर इसके बाद ऐसा पोर्शन आएगा, फिर इस तरीके से ऐसे ही रहता है गेहूं का पौधा। या मक्के का पौधा आप देख लेंगे तो इस तरीके से उसका जो तना होता है वो एक स्मूदर पोर्शन, एक गांठ में ऐसे ही बटा होता है। तो ये जो गांठ वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, नोड वाला, ये जो इसको इंग्लिश में भी, अब साइंस की बायोलॉजी के लैंग्वेज में भी इसको बोला जाता है नोड। इन पोर्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। और इन नोड्स के बीच का जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन पोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इसे इंटरनोड बोला जाता है। अब देखिए जो आम का पौधा है, अगर आप आम के पौधे को देखेंगे तो उसकी विशेषता ये होती है कि वो रूट अपने टिप से और अपने रूट के टिप से इधर से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे सभी पौधे जिनकी बॉडी नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड होती है, बटी हुई होती है, उनमें जो इंटर नोड वाला पोर्शन है बेटा, यहाँ पे कोई भी डिवाइजिबल टिश्यू नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी टिश्यू नहीं होती जो डिवीजन करके प्लांट की लंबाई में बढ़ा सके। तो ऐसी जगहों पर जो सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक यानी कि डिवाइजिबल टिश्यू होता है वो इसी नोड वाले पोर्शन में बटा होता है। तो नोड में, अब ये नोड में बटा है, यहाँ पे डिवीजन वाला टिश्यू है, इधर नॉन डिवाइजिबल टिश्यू हो गया, इधर भी नॉन डिवाइजिबल टिश्यू हो गया। तो अगर
प्लांट में पाए जाने वाले ऐसे सभी पोर्शंस जहां पर डिवाइजिबल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो नॉन डिवाइजिबल यानी कि दो परमानेंट टिश्यूज के जोन के बीच में अगर दबी हुई हो तो ऐसे मेरिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अंतर्विष्ट यानी कि दो नॉन डिवाइजिबल परमानेंट विभाजन करने में असक्षम कोशिकाओं के बीच में अगर कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाएगी तो दैट विल बी द इंटरकैलरी मेरिस्टम, या इसको क्या बोलेंगे, अंतर्विष्ट विभाज्योतक। इसका मतलब कि दे आर प्रेजेंट एट द नोड ऑफ प्लांट स्टेम, यानी कि पौधे के कहाँ के नोड पर, प्लांट के स्टेम के नोड पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभाज्योतक, उसको सॉरी बोलते हैं क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम यानी कि अंतर्विष्ट विभाज्योतक। तो ये तीन तरीके की विभाज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन के बेसिस पर ये तीन तरीके की। बात समझ में आ गई होगी आपको। हम फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी है। अब वो प्लांट के कौन से पोर्शन पे है, इसके कौन से पार्ट में है, इसके बेसिस पर तीन ग्रुप बना दिया हमने इसका। जो प्लांट में रूट और शूट के टिप पर एपेक्स पर पाया जाए जिसकी वजह से पौधा लंबाई में बढ़े, दैट विल बी द एपिकल मेरिस्टम। अगर वो साइड्स में, प्लांट के स्टेम के साइड्स में पाया जाए जिसकी वजह से प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो यानी कि पौधा चौड़ाई में बढ़े, नई लीव्स बने, नई ब्रांचेज बने, तो लैटरल मेरिस्टम। और किसी भी प्लांट के परमानेंट टिश्यूज के दो जोन के बीच में अगर कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दबा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम या अंतर्विष्ट विभाज्योतक। इन तीन तरीके के विभाज्योतक कोशिकाओं का डिवीजन है किसके बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर, और भी हैं लेकिन हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात इतनी सी समझ में आ गई। अब इसको यहां से छोड़ते हुए हम लोग दूसरे टिश्यू की ओर बढ़ जाएंगे, और जो दूसरा टिश्यू हमने बना रखा है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू की क्या स्पेशलिटी हम लोग जानते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होता है इट डज नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि इसमें विभाजन की क्षमता ही नहीं, ये विभाजित कर ही नहीं सकता, यानी कि ये नई कोशिकाएं नहीं बनाता। अब ये जो नई कोशिका नहीं बनाने वाला है, ये इसका भी बहुत छोटा सा डिवीजन है, जल्दी से खत्म कर लेंगे हम लोग। तो ये जो है थोड़ा सा इसका डिवीजन ज्यादा है, तीन ग्रुप में इसको बांटना पड़ेगा। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है विच डू नॉट हैव कैपेसिटी, विच डज नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं है, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटेंगे। कितने ग्रुप में बांटेंगे बेटा, तीन। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थाई ऊतक, एक को बताते हुए चलते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थाई ऊतक, तो ऐसे द परमानेंट टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ कैसा, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि ऐसी परमानेंट टिश्यूज जिसके ग्रुप में जो भी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं वो एक जैसी सेल से ही मिलकर बनी हुई हैं। जैसे अगर कोई परमानेंट टिश्यू है उसमें अगर सारी की सारी सेल ओवल हैं तो सब की सब ओवल ही रहेंगी, कोई इसमें इलांगेटेड या कोई रेक्टेंगुलर, कोई पेंटागोनल सेल नहीं आएगी। अगर कोई पेंटागोनल है या हेक्सागोनल है तो जितनी भी सेल्स होंगी सब की सब पेंटागोनल होंगी या हेक्सागोनल होंगी। तो ऐसे ही द ग्रुप ऑफ परमानेंट टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, तो ऐसी परमानेंट टिश्यू जो एक जैसी समान टाइप की एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा, ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थाई ऊतक बोलेंगे। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थाई ऊतक है बेटा, ये हो गया। दूसरा वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, जटिल। तो जटिल अस्थाई ऊतक का मतलब ये सिमिलर टाइप की सेल से मिलकर बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द परमानेंट टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि ऐसा परमानेंट टिश्यू जो कि कई अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जैसे कोई इसमें ओवल है, कोई इसमें इलांगेटेड है, कोई इसमें पेंटागोनल है, कोई इसमें हेक्सागोनल है। तो ऐसे
कई अलग अलग शेप की कोशिकाओं से मिलकर जो परमानेंट टिश्यू बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक। और फिर अब इसके बाद एक और तीसरा आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेशल परमानेंट टिश्यू, यानी कि क्या, विशिष्ट अस्थायी ऊतक। तो विशिष्ट अस्थायी ऊतक माने पौधों में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक जो कोई विशेष प्रकार का काम करते होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब इधर हम लोग फिर से आ जाएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। कैसे हम लोगों ने बांटा कि अगर सारी की सारी सेल्स परमानेंट टिश्यू की एक जैसी हैं तो सिंपल, अगर एक से ज्यादा टाइप की सेल्स हैं तो कॉम्प्लेक्स, और कोई स्पेशल फंक्शन क्या करेंगे इसमें, ये क्या करती हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो अगर कोई विशेष प्रकार का फंक्शन, कोई विशेष प्रकार का काम करेंगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि एक ही तरीके की सेल से मिलकर बना है, ये होता है 3 तरीके का। पहला होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इसकी हिंदी होती है मृदूतक, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा होता है कोलेनकाइमा, इसको बोलते हैं मृदूतक, दृढ़ोतक। और फिर तीसरा वाला जो है ये है स्क्लेरेन्काइमा, इसको बोलते हैं स्थूल कोण, सॉरी उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं स्थूल कोण, और इसको बोलते हैं क्या, दृढ़ोतक। ये 3 तरीके की हैं सिमिलर टाइप से जो मिलकर बनी है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। पहला पैरेन्काइमा यानी कि मृदूतक, दूसरा कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण, और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दृढ़ोतक। इन तीनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरेन्काइमा जो होती है उनमें ऐसी एक जैसी सेल्स हैं जिनकी सेल वॉल बहुत ही पतली होगी, और इनका काम क्या होगा कि ये वाटर और मिनरल को स्टोर करेंगी। इनकी सेल वॉल के चारों ओर किसी तरीके का कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा, कोई भी जमाव नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे मृदूतक। अगर इनमें जितने भी कॉर्नर्स हैं, किनारे हैं, उन किनारों पर अगर किसी लिग्निन, सुबेरिन जैसे सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स यानी कि कुछ चीजों का डिपोजिशन हो जाएगा, जमाव हो जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे कोलेनकाइमा। और अगर पूरी सेल के चारों ओर ऐसे डिपोजिशन हो जाता है तो हम लोग इसको बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दृढ़ोतक। तो ये 3 तरीके का है। क्लास के दौरान हम इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अब बाकी दूसरे टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो एक से ज्यादा तरीके की सेल से मिलकर बना होता है। और ये भी कितने तरीके का है, 2। पहला कौन सा आपका, जाइलम, जाइलम हो गया, और दूसरा कौन सा होता है आपका, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या फंक्शन होता है आप जानते हैं कि ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल को कहां पे, लीफ तक जो टिश्यू लेकर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम। तो इसे क्या बोला जाता है, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू। वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने वाला जो टिश्यू है वो हो गया जाइलम। और दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है, ये क्या करता है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि पौधों में पत्तियों के द्वारा जो फूड बनाया गया उसे प्लांट के सभी पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो क्या हो गया, फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है वस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, ठीक ना। और ये जो वस्कुलर टिश्यू है, इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्यों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि ये 4 तरीके की सेल से मिलकर बना है। अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, पर मैं बता दे रहा हूँ कि जो जाइलम है उसमें 4 तरीके की जो सेल्स होती हैं। पहला होता है वेसल्स, दूसरा ट्रैकीड, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा जाइलम फाइबर्स। फिर से सुन लीजिए, जाइलम में 4 तरीके की सेल्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जबकि फ्लोएम भी 4 अलग अलग तरीके की सेल से मिलकर बना है। पहला फ्लोएम में जो होता है उसको बोलते हैं सीव एलिमेंट,
दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। फिर से फ्लोएम के बारे में, सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो ये जो 4 अलग अलग तरीके की सेल से मिलकर बनी है, इस नाते इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये लास्ट वाले की तरफ बढ़ जाएंगे। लास्ट वाला क्या है हमारा, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। इसको कोई विशेष प्रकार का काम करना पड़ेगा और ये काम क्या है, 2 तरीके का है। पहला है आपका ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर यानी कि प्लांट के अंदर पाई जाने वाली ऐसी स्पेशल परमानेंट टिश्यूज जो किसी ना किसी तरीके के सब्सटेंस को बनाती हूँ, सिक्रीट करती हूँ, ग्लैंड या ग्रंथियों की भांति कार्य करती हूँ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर स्पेशल परमानेंट टिश्यू। जैसे कि अब प्लांट के अंदर क्या बनता है, लैटेक्स, ठीक ना। लैटेक्स जैसे आप मदार का या कटहल का पत्ता तोड़िए तो सफेद सा दूध जैसा निकलेगा, दैट इज द लैटेक्स। तो लैटेक्स को बनाने वाली या गम, गोंद को बनाने वाली, तो इनका फॉर्मेशन करने वाली जो स्पेशल टाइप की टिश्यूज होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर स्पेशल परमानेंट टिश्यू। और एक और है बेटा इसमें, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव माने प्लांट पार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला जो स्पेशल परमानेंट टिश्यू है। और इसका बस एक ही एग्जांपल है, कौन सा, ईपीडर्मल सेल्स, ईपीडर्मल टिश्यू। ईपीडर्मल टिश्यू यानी कि जितने भी प्लांट के पार्ट हैं उन सभी की सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर का जो फॉर्मेशन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीडर्मल टिश्यू। ये प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक प्रकृति का होता है और ये भी क्या हो गया, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू के बारे में जान लिया कि प्लांट में पाए जाने वाले ऐसे टिश्यू जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं कर सकते, नए सेल्स नहीं बना सकती, उन्हें हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इनकी 3 कैटेगरी है। अगर परमानेंट टिश्यू में सारी की सारी सेल्स जो टिश्यू बना रही हैं अगर वो एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, तो उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो 3 तरीके का होगा। एकदम सिंपल वाला पैरेन्काइमा, जिसके किनारे पर थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन हो जाए, कोलेनकाइमा, और जिसमें पूरी तरह से डिपोजिशन हो जाए उसको स्क्लेरेन्काइमा बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो होगा एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बनेगा। ये 2 तरीके क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इन्हें वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है क्योंकि जाइलम वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड को। स्पेशल परमानेंट टिश्यू में प्लांट में कोई स्पेशल काम करना पड़ता है, तो इसमें ग्लैंडुलर जो किसी न किसी तरीके के सब्सटेंस को बनाए, सिक्रीट करे, और प्रोटेक्टिव जो प्लांट के वेरियस पार्ट्स को प्रोटेक्ट करे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू के बारे में हो गया। पहली चीज जो अब आपको याद करके आनी है, क्या मैंने आपको जो टिश्यू की डिफिनेशन बताई आप उसको याद करिए, उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो डिफिनेशंस बताई गई उसको लिखिए। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिवीजन बताया उसमें सब मैंने हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, तो उसकी भी डिफिनेशन, यानी कि यहाँ पर आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सभी को 1 बाय 1 करके सीक्वेंस में लिखते जाइए। उसका आप एक्सटेंशन लिखिए, उसका एक्सप्लेनेशन बनाइए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।